नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है एके क्लासेस के अंतर्गत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हिमालय और उसकी श्रेणियों के बारे में जानकारी है उसको जुटाया था। आज हम उसी जानकारी को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और इसके अंतर्गत जो पहला अपना भौतिक प्रदेश था उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाली जो दो आकृतियां हैं जिसके अंतर्गत हमने एक तो ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय और उससे संबंधित जो श्रेणियां थी तीनों श्रेणियों को कल पढ़ा था। ट्रांस हिमालय से अंतर्गत जो आने वाली श्रेणियां हैं उसको हमने पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी, दूसरा हमने पढ़ा था दोस्तों लद्दाख श्रेणी और तीसरा दोस्तों हमने पढ़ा था जास्कर श्रेणी। तीसरा हमने पढ़ा जास्कर श्रेणी। ये तीन श्रेणियां हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पढ़ लिया था, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के पार्ट्स के अंतर्गत आती है। इनसे संबंधित जो दर्रे हैं उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो दर्रे हैं हिमालय के अंतर्गत आने वाले और हिमालय की जो चोटियां हैं उनसे संबंधित हम एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सभी चोटियां और जिनकी ऊंचाइयां और साथ में संबंधित राज्य या देश जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां हम ट्रांस हिमालय कल हमने कंप्लीट किया, काराकोरम के बारे में हमने पढ़ा, लद्दाख के बारे में पढ़ा, जास्कर के बारे में। अब जो हिमालय श्रेणी है, इस हिमालय के हमने पढ़ा कि तीन श्रेणियां हैं। मूलतः हिमालय की जो है तीन श्रेणियां हैं। फर्स्ट जो श्रेणी है जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, दूसरा हमने मध्य या लघु हिमालय और तीसरा जो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। इनके बारे में जानकारी जो है उसको प्रारंभ किया था। कल हमने सर्वोच्च हिमालय को प्रारंभ किया था, समय अभाव के कारण हमें उसको बीच में ही जो है रोकना पड़ा था। आज मैं दोबारा उसे थोड़ा रिपीट करते हुए और फिर हम चलते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी सर्वोच्च हिमालय। ट्रांस हिमालय और हिमालय में क्या डिफरेंस है, किस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। यहां हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च हिमालय। उसके लिए अपने एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं भारत का। हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा, उसके बाद में हमने कल पढ़ा हिमालय और हिमालय के अंतर्गत हमने इस तरह कल पढ़ा जो फर्स्ट श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है उसको पढ़ा था। ये श्रेणी है अपनी दोस्तों सबसे ऊपर सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था कि यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है, इसीलिए इसे सर्वोच्च और इसकी विशालता के कारण इसे विशाल हिमालय, विशाल को ही हम दोस्तों कह देते हैं वृहद, तो इसे ही वृहद हिमालय या इसे दोस्तों आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। यह ट्रांस और मध्य हिमालय के मध्य का पार्ट है, इसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं वो किसके अंतर्गत पाई जाती हैं, तो सर्वोच्च हिमालय की जो चोटियां हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। हमने कुछ चोटियों की चर्चा की थी, बाकियों की हम स्पेशल वीडियो में करेंगे। जिसके अंतर्गत हमने सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट है, जिसे हमने सागरमाथा, कोमोलगमा
आदि नामों से पुकारा था। चोटी 15 जिसका प्राचीन नाम है। हम स्पेशल वीडियो में उसकी डिटेल और उन चोटियों को फतेह करने वाले जो विश्व के महारथी हुए हैं उन पर भी चर्चाएं करेंगे। इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न इस हिमालय के टॉपिक से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम यहां चर्चा करेंगे। तो हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था कि सर्वोच्च हिमालय जो है उसमें हिमालय की सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटियां जो है वो किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तो सबसे ऊंची चोटियां जो है वो सर्वोच्च हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। जो सर्वोच्च हिमालय है, इस सर्वोच्च हिमालय से संबंधित हमने अन्य जो बातें की थी उसके अंतर्गत जो एक यहां महत्वपूर्ण बात है वो मैं बात कर देता हूं, इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन क्या है दोस्तों? कि हमने हिमालय के उत्तर में पढ़ा था कि हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय, और उस ट्रांस हिमालय की हमने 3 श्रेणियां जो है पढ़ी थी। ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय, ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय, इन दोनों को अलग करने वाली जो श्रेणी है उस अलग करने वाली श्रेणी को कहा जाता है, इस मध्य क्षेत्र, इसको कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। यानी ट्रांस हिमालय किस श्रेणी द्वारा सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय से अलग होता है? तो वह इंडो सांगपो सच्चर जोन से अलग होता है। सामान्य सी बात है। यह पहला प्रश्न है इससे संबंधित कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। दोनों को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इंडो सांगपो सच्चर जोन कहलाता है। यह बात भी आप यहां ध्यान में रखें। उसके बाद में यह सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। सदैव बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यह बात हमने पढ़ी थी यहां पर। अब जो है सर्वोच्च हिमालय के बाद में आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय और उसकी विशेषताएं और उसकी औसत ऊंचाई। मैंने सर्वोच्च हिमालय की आपको औसत ऊंचाई बताई थी कि इसकी औसत जो ऊंचाई है वो लगभग क्या है? 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 6000 मीटर है। इसके बाद हम शुरू करते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय दोस्तों, जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय को मध्य हिमालय के साथ साथ लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय या इसे दोस्तों हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय कह लो, चाहे हिमाचल श्रेणी कह लो। मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। यह सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में है। सर्वोच्च हिमालय के कहां पर है? दक्षिण में। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में है। अपने इधर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको भारत का सिर्फ उत्तरी जो क्षेत्र है वो उतना ही ड्रॉ कर रहा हूं। हमने इस तरह पढ़ा था सर्वोच्च हिमालय को। ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो मैं बना रहा हूं सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में, सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में इसी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग सेम उसी आकृति में और लगभग उसी समान दूरी में फैला हुआ है, लगभग 2400 किलोमीटर ही फैला हुआ है। वो कौन सा है? मध्य हिमालय। तो यह सर्वोच्च हिमालय के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, जिसे हम कहते हैं मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य या लघु हिमालय हिमालय के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है
कि जब कभी भी आप कहीं पिकनिक में छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो आप कहां जाते हैं? आप जाते हैं मध्य हिमालय के क्षेत्र में। यह जो हिमालय का क्षेत्र है वह क्या है? स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है। अर्थात यहां पर विभिन्न प्रकार के हिल स्टेशन हैं, पर्वतीय घूमने वाले क्षेत्र हैं, हिल स्टेशन। जैसे मैं कुछ के यहां नाम लूं, जैसे आपने सुना होगा मंसूरी, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग। ये जो फेमस जगह हैं, ये कहां पर हैं? तो ये सब मध्य हिमालय के अंतर्गत स्वास्थ्यवर्धक स्थलों के अंतर्गत आती हैं, जहां पर जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आते हैं। इसलिए भारत में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी क्या है? महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि पर्यटकों द्वारा हमें क्या होती है? आय होती है। इस मध्य हिमालय श्रेणी को अलग अलग स्थानों पर कुछ अलग अलग विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनकी भी चर्चा हम यहां कर लेते हैं। किन किन नामों से जाना जाता है तो वो मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए, ये जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, ये प्रारंभ होता है, अगर हम पश्चिम में बात करें तो ये प्रारंभ होता है सिंधु नदी के मुहाने से, और पूर्व में बात करें तो किस नदी तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यह पश्चिम में प्रारंभ होता है नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत। अगर पर्वतीय क्षेत्र पूछा जाए कहां से, तो पश्चिम में है इसके नंगा पर्वत, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, उसका सर्वोच्च शिखर है ये। और पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में है यहां पर पर्वत अरुणाचल में नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत, यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक क्रमबद्ध रूप से क्या है? सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। इसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। यह सर्वोच्च हिमालय के समान अधिक ऊंचाई वाला नहीं है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 3700 से 4500 मीटर तक औसत ऊंचा है। 3700 से 4500 मीटर औसत ऊंचाई लिए हुए है, सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में है। इसे विभिन्न अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं। अगर हम दोस्तों इसको बात करें पश्चिम की तरफ, कि पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर इसे कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये इसे कहा जाता है J&K यानी जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। मध्य हिमालय की यह सबसे लंबी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद में जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं? तो यहां इसे कहते हैं धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। तो यहां धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है इसे। इसके बाद हम बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। इस उत्तराखंड के क्षेत्र में इसे जाना जाता है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, या इसी को ही कह देते हैं दोस्तों मंसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा या मंसूरी श्रेणी। यह उत्तराखंड और थोड़ा नेपाल के अंतर्गत आती है, नाग टिब्बा श्रेणी। अगर हम चौथी बात करें नेपाल में, तो नेपाल के अंतर्गत इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी, नेपाल में कहा जाता है महाभारत श्रेणी, नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी कहा जाता है नेपाल में। और यहां बात करें तो उत्तराखंड में। इसके बाद दोस्तों जो आता है सिक्किम का क्षेत्र, सिक्किम में इसे कहते हैं डोकला, डोकला या डोक्या, डोकला या
डोक्या, डोकला या डोक्या श्रेणी। कहां कहा जाता है इसे? सिक्किम में। सिक्किम में इसे डोक्या या डोकला कहा जाता है। सिक्किम में इसे डोक्या या डोकला कहा जाता है। आपने एक डोकलाम जो विवाद है भारत और चीन के मध्य था, उसके बारे में भी सुना होगा, थोड़ी चर्चा उसके बारे में बता देता हूं कि जो डोकलाम क्षेत्र है दोस्तों, वो क्षेत्र है भूटान का। यह चीन का सीमावर्ती क्षेत्र है और इसके एक तरफ जो सीमा है वो भारत की लगती है। अर्थात डोकलाम क्षेत्र 3 देशों के मध्य है, भूटान, चीन और भारत। भूटान एक गरीब और कमजोर देश है, इस वजह से चीन उसे क्या है, दबाना चाहता है। भारत जो है वो उस डोकलाम क्षेत्र की रक्षा हेतु, हालांकि डोकलाम वर्तमान में किसके कब्जा क्षेत्र में है? भूटान के कब्जा क्षेत्र में है। उसे बचाने हेतु या उसकी अस्मिता को बचाने हेतु भारत ने उसकी रक्षा की है कि किसी भी कमजोर देश की संप्रभुता को चोट न पहुंचाई जाए। तो डोक्या कहा जाता है इसे। अगर हम बात करें इसे अरुणाचल, ये भूटान की तरफ, तो इसे भूटान में कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, बीच में आप थोड़ा देख लेना। भूटान, भूटान में इसे कहा जाता है दोस्तों ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, काला पर्वत, मतलब कहां कहते हैं इसे? भूटान में। अब आप समझिए दोस्तों कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। इसे हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है धौलाधार श्रेणी। ये श्रेणियां भी आपको क्रम से याद रखनी है। 3 श्रेणियां हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पढ़ी, काराकोरम श्रेणी, फिर हमने पढ़ी लद्दाख श्रेणी, फिर हमने पढ़ी जास्कर श्रेणी। जास्कर के दक्षिण में पढ़ेंगे हम तो आएगी पीर पंजाल श्रेणी। जास्कर के दक्षिण में पीर पंजाल और पीर पंजाल के दक्षिण में है धौलाधार श्रेणी। इस तरह आप इसका भी क्रम बनाए रखें। तो धौलाधार श्रेणी, इसके बाद इसे जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वहां कहा जाता है नाग टिब्बा या मंसूरी श्रेणी कहा जाता है। नेपाल में बात करें तो दोस्तों इसे ही कहा जाता है महाभारत श्रेणी। इसी को ही सिक्किम क्षेत्र में कहा जाता है डोक्या श्रेणी। इसी को ही भूटान में कहा जाता है ब्लैक माउंटेन श्रेणी कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। मध्य या लघु हिमालय या हम कहें हिमाचल श्रेणी, तो हम इसके अंतर्गत देखें तो दोस्तों कि जो मुख्य रूप से सर्वोच्च या मध्य हिमालय जो क्षेत्र है इसको एक दूसरे से अलग मान लीजिए कि ये मैंने बनाया है, ये सर्वोच्च हिमालय है और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दोस्तों हम इस मध्य हिमालय के बारे में। तो ये है सर्वोच्च हिमालय और ये है दोस्तों मध्य हिमालय। तो सर्वोच्च और मध्य के मध्य दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है, जो दोनों को अलग करने वाला क्षेत्र है, उस अलग करने वाले क्षेत्र को इस मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं यहां, दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैं अगर हिंदी में बताऊं तो मेन मतलब मुख्य, सेंट्रल मतलब केंद्रीय और थ्रस्ट मतलब भ्रंश। कई बार क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम में जो है ये नाम न देकर ये दे दिया जाता है, या तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका मतलब क्या है, क्योंकि जब हम आगे शिवालिक और मध्य के मध्य करेंगे तो वहां आएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसका नाम होगा मुख्य सीमांत भ्रंश, जबकि ये क्या है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट सर्वोच्च हिमालय को मध्य हिमालय से अलग
करने वाला क्षेत्र है। अब इसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाले क्षेत्र में जो मध्य है, इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। उन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ क्या कहा जाता है, उन पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे पूर्व की तरफ कहते हैं बुग्याल, या इसी को ही कहते हैं पयाल, या दोस्तों पयार। बुग्याल, पयाल या पयार, इसे मुख्य रूप से कहां कहा जाता है, तो उत्तराखंड क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में इसे पूर्व की तरफ बुग्याल या पयाल कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उन्हें, और पश्चिम में इन्हें जम्मू की तरफ कहा जाता है मर्ग। पश्चिम में कहा जाता है मर्ग, जम्मू कश्मीर की तरफ इन्हें मर्ग कहा जाता है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो सोनमर्ग और जो गुलमर्ग है वो कौन सा क्षेत्र है, सर्वोच्च और मध्य हिमालय के मध्य का वह क्षेत्र है जहां शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इन मैदानों का उपयोग बकरवाल, गुज्जर और भोटिया जाति के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं। ये भोटिया, बकरवाल, गुज्जर इस क्षेत्र में रहने वाली पशुपालक जातियां हैं जो दूध का व्यवसाय आदि करती है। तो गुलमर्ग के बारे में मैं कुछ विशेष बताना चाहता हूं आपको। गुलमर्ग दोस्तों, आपने शीतकालीन ओलंपिक का नाम सुना होगा। शीतकालीन ओलंपिक का एशिया में जो एकमात्र स्थान है होने का वो है गुलमर्ग। यहां आइस हॉकी जो है वो खेली जाती है। तो एशिया में एकमात्र स्थान है जहां पर शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, वो कौन सा है, गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ आई होगी कि सर्वोच्च और मध्य हिमालय के मध्य जो उनको अलग करने वाला क्षेत्र है उसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट में जो मुलायम घास के मैदान हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उन मैदानों को पूर्व की तरफ बुग्याल या प्यार तथा पश्चिम की तरफ उन्हें मर्ग कहा जाता है। दूसरी हम यहां बात करें तो जो प्राचीन काल में कहा जाता है कि यहां पर जो दोनों के मध्य जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र था, यहां पर जो नदियां हैं वो अपने साथ धीरे धीरे गाद को लाकर इन क्षेत्रों को इन्होंने भर दिया और धीरे धीरे बाद में ये क्या बन गए, मैदान बन गए। ये क्या बन गए, मैदान बन गए। ये जो मैदान है यहां पर जलोढ़ मिट्टी है। इन मैदानों को कहा जाता है करेवा, इन्हें कहा जाता है करेवा। तो करेवा क्या है, सर्वोच्च और मध्य हिमालय के मध्य पाए जाने वाले मैदान जहां पर दो प्रकार की कृषि की जाती है, दो फसलें हैं। एक तो आप याद रखें केसर, केसर की कृषि होती है यहां पर, और केसर के साथ यहां दूसरी कृषि की जाती है चावल की। तो यहां पर केसर और चावल की कृषि की जाती है। करेवा सर्वोच्च और मध्य हिमालय के मध्य पाए जाने वाले मैदान हैं, इन्हें यहां पर केसर और चावल की कृषि की जाती है, यह भी आप ध्यान में रखें। दूसरी बात मध्य हिमालय के संबंध में जो हम कर रहे हैं वो है चोस। चोस दोस्तों, ऋतु परिवर्तन के साथ यहां पर चलने वाली मानसूनी जो धाराएं हैं उन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, चोस कहा जाता है। क्या है ये, स्थानीय मानसूनी धाराओं का नाम है, स्थानीय मानसूनी। जैसे हमारे यहां स्थानीय जो शीतकालीन जो धारा चलेगी तो अपने उसको क्या बोलते हैं, जैसे सामान्य रूप से डाम्फर,
मतलब जो ठंडी हवा चलती है, गर्म चलती है, उसको अपने स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, और जो ठंडी हवा चलती है उसको अपने सामान्य भाषा में डम्फर बोल देते हैं। उसी प्रकार जो वहां स्थानीय हवा चलती है शीतकाल में, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, उसे चोस कहा जाता है। तीसरी जो यहां याद रखने वाली बात है वो है अपने लिए दोस्तों ला। ला क्या है? तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में, संपूर्ण की बात कर रहा हूं मैं, हिमालय क्षेत्र में जो दर्रे पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं दर्रों को? तो स्थानीय उनका नाम है ला। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। इसको भी आप याद रखें। इसी के साथ ही मध्य हिमालय के अंतर्गत कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं, मैं उनका भी यहां आपको जिक्र करना चाहता हूं। तो मध्य हिमालय के मध्य कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, तो उनका जिक्र कर लेते हैं हम यहां। तो दोस्तों मध्य हिमालय में पाए जाने वाली घाटियां, मध्य हिमालय में घाटियां लिख रहा हूं, आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरी लाइन लिख लेना। मध्य हिमालय में कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, क्या उनका विशेष नाम है। आप कुछ घाटियों से परिचित भी होंगे, जैसे ही हम नाम लेंगे आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे दोस्तों हम बात करें तो आपने सुना होगा कांगड़ा घाटी के बारे में, कांगड़ा घाटी, या इसी के साथ आपने सुना होगा कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या कुल्लू घाटी। तो कांगड़ा या जो कुल्लू घाटी है ये भी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें कांगड़ा के बाद में, तो जो क्षेत्र है यहां पर मुख्य रूप से उत्तराखंड का, यहां पाई जाती है मुख्य रूप से मंसूरी घाटी, यहां पाई जाती है मंसूरी घाटी। पूर्व में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो यहां पाई जाती है तवांग घाटी, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह जो तवांग घाटी है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो तवांग घाटी में बना है, या मैं ऐसे कहूं कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है विश्व का वो तिब्बत में है दोस्तों। आपको पता होगा जो तिब्बत जो है उस पर चीन ने जब अधिकार किया तो वहां के जो धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्मगुरु जिन्हें लामा कहा जाता है, दलाई लामा, वो उस समय 1962 भारत चीन युद्ध के समय वहां से भागकर जो है उन्होंने धर्मशाला जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में है वहां पर शरण ली हुई है भारत के अंतर्गत। तो उन्हीं के प्रश्न को लेकर भारत और चीन का जो युद्ध है वो हुआ था। तो कांगड़ा घाटी, कुल्लू क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, मंसूरी उत्तराखंड के अंतर्गत, और तवांग घाटी जो ऐसे पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो विशेषताएं हैं मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मध्य के अंतर्गत तो जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, एक तो वह सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में है, सर्वोच्च हिमालय के समानांतर ही पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। इसके पश्चिम में नंगा पर्वत, पूर्व की तरफ नामचा बारवा चोटी है। नदियों की बात करें तो पश्चिम की तरफ सिंधु नदी और पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। यह स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक जो है वो क्षेत्र माना जाता है। यहां पर विभिन्न पर्वतीय पर्यटन जो स्थल हैं, हिल स्टेशन है वो हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सर्वोच्च हिमालय है उसे मध्य हिमालय से अलग करने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसे मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो मध्य हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के मध्य जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मुलायम मैदान पाए जाते हैं, जहां पर बकरवाल, भोटिया जाति आदि ग्रीष्म काल के दौरान पशुओं को चराने का काम करते हैं, उन मैदानों को पूर्व की तरफ बुग्याल या प्याल
और पश्चिम की तरफ उन्हें मर्ग कहा जाता है। साथ ही यहां पर जो करेवा मैदान पाए जाते हैं जहां पर केसर और चावल की कृषि जो है की जाती है। इसी के साथ में एक शब्द का और जिक्र करूंगा और मध्य हिमालय अपने कंप्लीट करते हैं। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है, तो अपने एनसीईआरटी को साथ लेते हुए पढ़ेंगे कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ऋतु प्रवास क्या है दोस्तों? तो क्या होता है कि जब शीतकाल में क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो शीतकाल में क्या होता है कि जो मध्य हिमालय क्षेत्र आदि में रहने वाले जो लोग हैं वो शीतकाल में उस पहाड़ी क्षेत्र से घाटी की ओर आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से किस ओर आ जाते हैं? घाटी की ओर, तलहटी की ओर आ जाते हैं। जबकि जब ग्रीष्म काल आता है तो उस ग्रीष्म काल में पुनः क्या वापस लौट जाते हैं। ये जो चक्र है, इस चक्र को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। अर्थात शीतकाल में पहाड़ी क्षेत्र से घाटी की ओर और ग्रीष्म काल में घाटी से वापस पर्वतीय क्षेत्र की ओर जो पलायन है इस क्षेत्र के निवासियों का, उसे क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। मुख्यतः ये कौन करते हैं? तो मुख्यतः करते हैं पशुपालक आदि। पशुपालक आदि जो लोग हैं, जो उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले हैं, वो करते हैं। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों के अंतर्गत धीरे धीरे बर्फ जो पिघल कर क्या है नदियों में आना स्टार्ट हो जाती है। सर्वोच्च हिमालय की तरह मध्य हिमालय क्षेत्र भी क्या है बर्फ से लगभग ढका जो है रहता है, और यहाँ पर पर्वतीय जो मनोरंजन के जो स्थल हैं वो भी खूब सारे पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा मध्य हिमालय को। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय और उसकी विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।